लेकिन अगर इनके पास अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ला दिया है, चाहे रब करके, तो सिंपल साइन करके क्या कहते हैं बाबू, इसे हम कहते हैं लैम्डा। ठीक, क्या कहते हैं? हाँ जी बच्चों, की हाल है? आई होप कि सब चंगे हो गए। तो वेलकम बैक टू अड्डा 247 फिजिक्स थेरेपी। मैं आपका एक सर फिर से आ गया हूँ लेकर आपके लिए इंटरेस्टिंग फिजिक्स के टॉपिक्स, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की भी टॉपिक हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज से ही रिलेटेड है, लेकिन आज की टॉपिक हमारी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं और बच्चे इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में उनका लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन आप अगर आज इस वीडियो को देख रहे हो तो ये मेरी 100% गारंटी है, आपको दोबारा कभी भी इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ी हैं, जो कि मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख लीजिए और फिर ये वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों, आज की हमारी कुछ ये टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। पहली टॉपिक क्या है हमारी? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दूसरी हमारी टॉपिक कवर करने के लिए है इलेक्ट्रिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरी हमारी टॉपिक कवर करने के लिए है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चौथी है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो पांचवी टॉपिक है हमारी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक्स आज हमको कवर करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अपनी पहली टॉपिक से शुरू करते हैं, विच इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हमारी टॉपिक है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, इसमें है क्या? इसको समझने के लिए हमें पहले कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। इसको हमें समझने के लिए कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा और एग्जाम्पल से हम समझेंगे। आपने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ये भी टॉपिक है। मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें 5 चार्जेस हैं। क्या है आपके पास? एक सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें 5 चार्जेस हैं। सपोज करिए इस चीज को, ये मेरे हाथों में एक चार्ज है, एक चार्ज यहां रखा हुआ 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 है। ठीक है, ये 4 चार्जेस ने इस बीच वाले चार्ज को घेरे हुए हैं। ओके, इस वाले चार्ज पर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा जिसको मैंने इधर रखा था, इसी वाले चार्ज पर ये वाला भी चार्ज फोर्स लगाएगा, इस ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा और इसी चार्ज पर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, जिसे हम कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। आप जानते हो कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। बहरहाल हमें ये पता चल गया है कि ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें 5 चार्जेस हैं। एक चार्ज इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर है। और ये चारों ओर के चार्ज जो है, बीच के चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन मींस हम कह सकते हैं कूलम्बिक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इनको हम थोड़ा पहले वीडियो में देखते हैं। जैसा मैंने कहा था कि आइए चलिए हम थोड़ा इसको वीडियो में भी समझते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि एक चार्ज है जो कि बीचों बीच में है और सराउंडिंग से इसको 4 चार्जों ने घेरे हुए। ओके, फिर से देखिए, ये एक चार्ज है, 4 चार्जेस ने इसे सराउंडिंग से घेर रखा हुआ है। और देखिए, ये चारों ही चार्ज इस पर बारी बारी फोर्स लगा रहे हैं। ये क्यू नॉट जो कि बीच में था, जिसे मैंने बीच में माना था, और चार तरफ मैंने 4 चार्जेस को माना था, वैसे ही यहाँ पर भी है। एक चार्ज बीच में है और ये 4 अलग अलग चार्जेस से सराउंडेड है, और ये चारों ही चार्ज ने इस पर, इस वाले बीच वाले चार्ज पर क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं आपस में, इस पर भी फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पर भी फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पर भी लगा रहे हैं, ये इस पर भी लगा रहे हैं। जैसे कि बच्चों हमने वीडियो में देखा कि एक चार्ज किसी सिस्टम में, जहां पर बहुत से चार्जेस हैं, किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स इन सभी चार्जेस के थ्रू लगाए गए फोर्स के सम के बराबर होता है। टोटल इस चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वो इन सभी चार्जेस के थ्रू लगाए गए फोर्स के सम के बराबर है। उसी से रिलेटेड आइए चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज क्या है, यहां पर एक क्या है बच्चों, ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। ओके, ये क्या है? एक सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें कि 4 चार्ज अभी मौजूद है, 4 चार्जेस अभी अवेलेबल है। ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4। ओके, तो देखिए जरा इस पर Q1 में, इस Q3 पर मान लीजिए कि एक फोर्स लगाया विच इज F1। Q2 में Q3 पर मान लीजिए फोर्स F2 लगाया। Q4 में Q3 पर मान लीजिए फोर्स F4 लगाया।
और ऐसे कोई और चार्ज होगा, मान लीजिए उसने F3 लगाया, अच्छा ये F4 दिया हुआ है, यहाँ मान लीजिए F3 है बच्चों, ओके। ऐसे ही मान लीजिए कोई और चार्ज होगा Q5, वो इस वाले चार्ज पर मान लीजिए फोर्स लगाता है F4 एंड सो ऑन, अदर चार्जेस भी ऐसे अगर अवेलेबल हैं तो इस पर बारी बारी मान लीजिए इस पर फोर्स लगाएंगे, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, ओवरऑल फाइनल फोर्स कितना, फाइनल फोर्स होगा इन सभी फोर्सेस का सम, which is the principle of superposition। तो सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या कहता है कि एक सिस्टम में किसी चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है सभी चार्जेस के थ्रू लगाए गए फोर्सेस के सम के बराबर होता है। दैट्स इनफ, ओके। अब कुछ बातों को हम यहाँ ध्यान में रखेंगे, इंडिपेंडेंस एंड समेशन। इंडिपेंडेंस का क्या मामला है, चलिए आइए देखते हैं। इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या है, in a system of the multiple charges the force between and two specific charges remains completely unaffected by the force of others। क्या कह रहा है, in a system of multiple charges, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत से चार्ज हैं, the force between and two specific charges remains completely unaffected। कह रहा है किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो पूरी तरह से अनइफेक्टेड होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, मतलब अदर्स चार्ज के इफेक्ट से किसी दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो पूरी तरह से अनइफेक्टेड होता है, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए Q1 और Q3 के बीच में F1 फोर्स लग रहा है तो ये F1 फोर्स कभी भी F2 फोर्स की वजह से बदलेगा नहीं, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की वजह से चेंज नहीं हो जाएगा, न ही इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले F3 की वजह से चेंज होगा, न ही इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले F4 की वजह से चेंज होगा, F4 की वजह से चेंज होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मींस इन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में अगर मान लीजिए एक रफ एग्जांपल हम लेते हैं, आप सपोज करिए इस चीज को कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसा कि मैंने पहले भी लिया था, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसमें पांच चार्जेस अवेलेबल है, एक बीच में है और जो है चार जो है उसको सराउंड किए हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी दो चार्ज के बीच में अगर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वो 4 न्यूटन ही रहेगा, चाहे आप एक्स्ट्रा भी और चार्ज क्यों ना भर दे इस सिस्टम में, ठीक है। तो बच्चों इंडिपेंडेंस का मतलब यही होता है। दूसरा हमारा क्या टॉपिक है यहाँ पर, समेशन। समेशन क्या कह रहा है, द नेट फोर्स, आइए चलिए देखते हैं। द नेट फोर्स ऑन सिंगल चार्ज इज सिंपली द सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट। समेशन हमें क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं। द नेट फोर्स ऑन सिंगल चार्ज, किसी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स होता है, मतलब लगने वाला जो फाइनल रिजल्टेंट फोर्स होता है, is simply the sum of all individual forces acting on it। मतलब सिंपली क्या है, सभी फोर्सेस के सम के बराबर होता है, ओके। नेट फोर्स मींस रिजल्टेंट फोर्स। समेशन जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आई होगी। तो जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल कमेंट में आप हमें बताइए, मैं आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ओके। जिन बच्चों को भी नहीं समझ आया है या कहीं पर भी डाउट हो वो बिल्कुल कमेंट में मुझे बताएं, ओके। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी है बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपैरिजन। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपैरिजन, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफरेंशिएट कीजिए, उनके बीच क्या क्या फर्क है ये बताइए। यही चीज हमसे एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर और बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से उनका लॉस होता है। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स करके लाया हूँ आपके लिए जो कि बहुत इजीली आपको तैयार हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंपैरिजन अगर बच्चों हम देखें तो सबसे पहला कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक फोर्स में, वो है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑलवेज अट्रैक्टिव। याद रखिए कि हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं या तो अट्रैक्टिव होंगे या रिपल्सिव, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं हमेशा अट्रैक्टिव ही होते हैं, मींस अट्रैक्ट ही करते हैं। आपने ये जाना है बच्चों, आपने ये जाना है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपेल कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो रिपेल कर देंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे।
सपोज इस चीज को करिए, ओके। वैसे ही अगर मान लीजिए दो बॉडीज हैं मेरे पास के लाइक दिस, मेरे पास दो बॉडीज हैं, ये बॉडीज के पास अगर मास है अपना तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर इनके पास अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और या तो निगेटिव या निगेटिव दोनों पर है तो ये रिपेल भी कर देंगे। तो सिंपली आपने क्या जाना, अगर बॉडीज के पास मास होता है तो वो हमेशा एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि आपने अर्थ और मून के केस में जाना, जैसा कि आपने सन अर्थ के केस में जाना, जैसा कि आपने बहुत से बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जाना है कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। दैट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ओके। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है कि एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस, एक्ट्स बिटवीन टू मासेस। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा दो चार्ज्ड बॉडी के बीच में ही एक्ट करेगा, भले ही उस चार्ज्ड बॉडी के अपना मास ही क्यों ना हो। अगर उसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो उसके पास चार्ज होना जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या है बच्चों, ये पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था डिफरेंशिएशन में, कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है हमेशा दो चार्ज के बीच में ही ये काम करेगा। अगर उन बॉडीज में भले ही मास है और उनके पास चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं होगा, मे बी कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ कहा गया एक्ट्स बिटवीन मासेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसके लिए बस मास ही रिक्वायर्ड है, तो बॉडीज का अपना मास होना चाहिए बस। दो बॉडीज का अगर अपना मास है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों दो पॉइंट तक आपने क्लियरली देख लिया और आई होप कि दो पॉइंट तक समझ गए होंगे। तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं बच्चों, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये है शॉर्ट रेंज फोर्स का और लॉन्ग रेंज फोर्स का। मींस जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बहुत कम रेंज तक में ही लगता है। सपोज कि ये जो फोर्स है इसका रेंज बस आपका 10⁻⁻15 मीटर तक की रेंज में ही रहता है अगर एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो उसका रेंज काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप ये भी समझ सकते हैं कि दो बॉडीज हैं, सपोज कीजिए कि दो बॉडीज हैं, एक इस मेरे इस वाले हाथ में, एक मेरे इस वाले हाथ में। इन दोनों बॉडीज का अपना कुछ ना कुछ मास है, बट इन दोनों बॉडीज पर अपने चार्जेस भी हैं, ठीक है। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका जो रेंज है वो बहुत कम होगा। लेकिन इन्हीं दोनों बॉडीज के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है ये काफी दूर तक भी हो सकता है, ये काफी दूर तक भी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपली आपको ये बस याद रख लेना है बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये बहुत कम रेंज तक में ही एक्ट करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है काफी दूर तक लगते हैं। जैसे कि आपने जाना है कि अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि बहुत ज्यादा दूर तक रेंज में लग रहा है। यहाँ तक कि अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी रेंज आप जान ही रहे हो, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस आप जान ही रहे हो, ओके। तो आई होप कि समझ गए होंगे बच्चों आप। ये फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, 40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग 40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रिक फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी वीक फोर्स होता है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये 40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। मान लीजिए फिर से हमने अगर यही दो बॉडीज ली, एक इस वाले हाथ में एक इस वाले हाथ में, दोनों का अपना कुछ ना कुछ मास है और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ या दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट का चार्ज भी है। दोनों ने एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाया और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाया। लेकिन जो इन दोनों बॉडीज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेयर में 10 पावर 40 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होगा। कितना, 10 पावर 40 टाइम्स। याद रखिए तो बच्चों इस चीज को, ओके, कि 10 पावर 40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप तो बच्चों आप ये भी समझ गए होंगे। तो जहां से भी किसी बच्चों को किसी भी पॉइंट में, यहाँ पर जो चार पॉइंट मैंने कराया, किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो बिल्कुल वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा, ओके। तो चलिए अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने अभी तक दो टॉपिक कवर कर ली है, तीसरी पर हम पहुंच चुके हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा, लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन।
ये तीनों ही पॉइंट जो है लास्ट के, ये तीनों ही एक ही टॉपिक के पार्ट है, विच इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला पढ़ने जा रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। मान लीजिए कि ये एक पेन है, इस पर हमने चार्ज यूनिफॉर्मली किसी तरह से दे दिया है, मतलब किसी तरह से इसके ऊपर हमने चार्ज ला दिया है, चाहे रब करके या कि किसी सिल्क से रब करके मैंने इस पर चार्ज ला दिया है, और कैसे भी मैंने चार्ज ला दिया, ये टॉपिक नहीं कि इस पे चार्ज कैसे, सपोज कि किसी तरह से इस पर चार्ज आ गया है, और ये चार्ज जो आया है यूनिफॉर्मली आया है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे चार्ज यूनिफॉर्मली। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बच्चों ये होता है कि अगर इतनी सी जगह पर, सपोज एक रैंडम एग्जांपल लो, अगर इसी पेन की इतनी सी जगह पर अगर 2 कूलम का चार्ज है, तो इतनी सी ही लंबाई में, चाहे वो इतनी सी लंबाई यहां से लो, चाहे इतनी सी लंबाई यहां से लो, वो 2 कूलम का ही चार्ज रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इतनी लंबाई पर अगर आपका 2 कूलम का चार्ज आ रहा है, तो यहाँ से वही इतनी लंबाई लेने पर आपका जो है 3 कूलम का चार्ज आ जाए, या 2 से कम आ जाए, 1.5 आ जाए, या समथिंग आ जाए कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही ये होता है कि एक पर्टिकुलर लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में अमाउंट ऑफ चार्ज सेम। मतलब अगर इतनी लेंथ हमने लिया, इतनी दूर में अगर 2 कूलम का चार्ज है, तो इतनी ही लेंथ चाहे हम इस पूरे पेन पे चाहे जहां से भी ले, 2 कूलम का चार्ज ही आना चाहिए। इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम तो पढ़ रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आपका किसी बॉडी के यूनिट लेंथ पर, मतलब 1 मीटर की लंबाई पर कितने कूलॉम के चार्ज है किसी बॉडी पर। कौन सी बॉडी? बशर्ते वो बॉडी जो है कोई लंबी वर्टिकल बॉडी होनी चाहिए, लेंथ में कोई बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, एक रॉड है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एक रॉड है जिसमें चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसा है चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पर्टिकुलर सेकंड में मान लीजिए क्यों अमाउंट का चार्ज है, तो इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी क्या होगा, इसके बारे में चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बच्चों देखा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वही चीज यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है कि देखिए एक लंबी सी एक रॉड है जिसपे चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। याद रखिए बच्चों, कैसा इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इस पूरे की पूरे मान लीजिए रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है बच्चों? कितनी है? एल है। और इस पूरे के पूरे ही वायर पर या कह लीजिए रॉड पर कितने अमाउंट का चार्ज है? कितने अमाउंट का चार्ज है? क्यों क्यों अमाउंट का चार्ज? ये क्या है आपका चार्ज अमाउंट है। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। इस पूरे के पूरे रॉड पर कितने अमाउंट का चार्ज है बच्चों? स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज है। और इस पूरे रॉड की लेंथ कितनी है? स्मॉल एल है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द यूनिट लेंथ। मतलब क्या हुआ इसका, जो मैंने रीड कर दिया, इसका मतलब ये है कि यूनिट लेंथ में 1 मीटर की लंबाई में कितने अमाउंट का चार्ज आता है, यही इंफॉर्मेशन हमारी क्या कहलाती है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। ओके, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से, यूनिट लेंथ में कितने अमाउंट का चार्ज आ रहा है, यही आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। इस साइन को हम क्या कहते हैं बाबू? इसे हम कहते हैं लैम्डा। ओके, क्या कहते हैं इसको? हम लैम्डा के नाम से जानते हैं। ओके, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी में इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्यू क्या है? इस पूरे के पूरे रॉड पर या जो भी बॉडी लीनियरली है उस पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, और एल क्या है? उस लीनियर बॉडी की लंबाई। ओके, और यूनिट की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं चार्ज की क्या यूनिट होती है? कूलॉम होती है, और लेंथ की क्या यूनिट होती है? मीटर। तो यहाँ पर आपने
यूनिट भी देख लिया, यूनिट हो गई आपकी कूलॉम पर मीटर। तो यूनिट भी जरूर याद रखिएगा, फॉर्मूला भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली डेरिवेशंस में भी इनका बहुत यूज है। बहुत से टॉपिक्स हैं इनके, इनका गॉस लॉ भी पढ़ोगे, उसमें बहुत सी जगहों पर ये सारी चीजें देखेंगे आप। डेरिवेशन हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, आगे का कॉन्सेप्ट्स भी समझने में बहुत आपको सुविधा होने वाली है। तो आप ये टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और ज्यादा टफ भी नहीं है, इजीली अपने माइंड में याद कर लीजिए। छोटी छोटी इसकी डेफिनेशन है बाबू, कैसे याद करना है ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ यूनिट लेंथ। आई होप कि ये भी आप समझ गए होंगे। जिनको भी डाउट है इस टॉपिक में वो कमेंट कर दें, और ये जो भी पीपीटी मेरे पास पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप कमेंट में जिसको भी चाहिए वो हमें बताएं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। इसमें क्या होता है, हमने अभी लास्ट केस में क्या देखा, पहले ध्यान दीजिएगा। लास्ट केस में हमने देखा कोई बॉडी है, लीनियरली उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। वैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई शीट है, ये पेपर है, एक शीट है, इस पे मैंने किसी तरह से चार्ज ला दिया, किसी तरह से मैंने इस पर चार्ज ला दिया, तो इस पर क्यों अमाउंट का चार्ज मैंने ला दिया, और इस शीट का जो टोटल एरिया है वो कैपिटल ए है, स्मॉल क्यों अमाउंट का मैंने क्या इसको दे दिया, चार्ज दे दिया, और इसका टोटल एरिया कितना है, कैपिटल ए है। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कैसे बता सकते हैं, क्यू अपॉन ए करके। और ये जो चार्ज मैंने इसको दिया है, यहाँ पर भी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज मैंने इसमें फैलाया है वो यूनिफॉर्मली है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस शीट पर कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि अगर इतनी सी जगह पर, अगर मान लीजिए इतने से एरिया में, इस शीट के इतने से एरिया में अगर 5 कूलम का चार्ज है, तो वही इतना एरिया चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, आपका 5 कूलम का चार्ज ही होने वाला है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, आई होप कि समझ गए होंगे। ये शीट पर अब आप जान जाइए कि क्यू कूलम का चार्ज है, और इस शीट का जो टोटल एरिया है कैपिटल ए है। तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्यू अपॉन ए करके, मींस द रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज ऑन द शीट एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट शीट। ओके, तो चलिए हम थोड़ा वीडियो में भी यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, कि जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है, एक शीट है जिसपे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस शीट पर मान लीजिए एक छोटी सी जगह पर आपको छोटा सा अमाउंट का चार्ज है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आप ये सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए कर सकते हैं। जो साइन अभी आपको दिखाया गया ये सिग्मा का, यही वीडियो है आपकी इसकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक सरफेस है जिस पर भी आपको दिख रहा है कि चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और ये एक छोटे से सेगमेंट पर क्यों अमाउंट का चार्ज है, तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। एस क्या था बच्चों, यहाँ पर सरफेस एरिया था। इस फॉर्मूले में जो अभी एस आया था, वहां पर इसने जो फॉर्मूला मिलाया, तो देखिएगा ये जो डेल्टा एस ये इस छोटे से जगह का स्पेस है, एरिया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको और डीप में थोड़ा समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। क्या जाना बच्चों हमने अभी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि एक शीट है जिसपे कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक शीट है जिसपे कि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इस शीट का एरिया कितना है बच्चों, इस शीट का जो टोटल एरिया है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो शीट का जो टोटल एरिया है वो कितना है, कैपिटल ए है। और इस शीट पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, इस शीट पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। ये क्या है, टोटल चार्ज है। ये क्या है बच्चों, ये टोटल चार्ज है इस शीट पर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ए यूनिट सरफेस एरिया, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितने अमाउंट का चार्ज है, यही इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आइए इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ फॉर्मूला नहीं है, तो हम चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू, दिस सिंबल इज नोन एज सिग्मा। ओके, याद रखिएगा बच्चों, ये जो है सिग्मा है आपका, समेशन और सिग्मा की बात करें, सिग्मा है, ये क्या है, क्यू अपॉन ई। इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्यू अपॉन ई। मतलब कि यूनिट एरिया में कितने अमाउंट का चार्ज है, वही हमारे लिए क्या होता है बच्चों, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी ये भी देखते हैं, मतलब किसमें मेजर करेंगे इसको हम,
चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है और एरिया की यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप कि बच्चों आप ये टॉपिक भी अच्छे से समझ गए होंगे। जिनको भी डाउट्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है बच्चों हमारे टॉपिक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि कोई बॉडी है, सपोज कि ये एक 3D बॉडी है, एक ये 3D बॉडी है, ठीक है। इस पर मैंने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको यूनिफॉर्मली मैंने चार्ज दे दिया। मतलब अगर इसकी इतनी सी जगह है, इतना सा अगर इसका स्पेस है, चाहे वो स्पेस हम यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, इसके किसी भी इतने से स्पेस में जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सेम ही रहने वाला है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, मान लीजिए एक 3D बॉडी है, इस पर कुछ अमाउंट का चार्ज है, क्यों अमाउंट का चार्ज है, इस पूरे के पूरे 3D बॉडी का जो वॉल्यूम है वो V है। कितना है, V है, और इस पर टोटल चार्ज कितना है, स्मॉल q है। तो इसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने जा रहा है बच्चों, Q अपॉन V। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं, सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। जैसा कि इस पिक्चर में, इस वीडियो में आपको दिख रहा है, एक बॉडी है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके यूनिट वॉल्यूम में कितने अमाउंट का चार्ज है, उसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसे हम रो से रिप्रेजेंट करती है। जो साइन आपने अभी पी की तरह देखा है, ये रो कहलाता है बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपने वीडियो में देखा होगा, ये जो साइन है ये रो कहलाता है, और इसकी यूनिट कूलॉम पर मीटर क्यूब होती है। आइए इसको और हम अच्छे से समझते हैं। जैसा कि बच्चों अभी आपने देखा, एक बॉडी 3D है जो कि अपने ऊपर चार्ज को, अपने अंदर चार्ज को रखे हुए यूनिफॉर्मली चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में दिखाया है, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पूरे की पूरी बॉडी का जो, इस पूरे के पूरे जो बॉडी का वॉल्यूम है, इसकी अगर हम बात करें तो V है, और इस पूरी बॉडी का जो होल्ड चार्ज है, ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम है। और इस पूरी की पूरी बॉडी पर चार्ज कितना है बच्चों, जो टोटल चार्ज है ये है आपका स्मॉल q, स्मॉल q। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। द अमाउंट ऑफ द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब के स्पेस में, वॉल्यूम में कितने अमाउंट का चार्ज है, यह इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या कहलाती है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, ठीक है। आई होप कि आप ये इसकी जो डेफिनेशन है ये भी आप समझ गए हो क्लियरली। और इसके फॉर्मूले की अगर हम बात कर लेते हैं, कि आपका फॉर्मूला, ये साइन आपके लिए क्या कहलाता है बच्चों, ये होता है, वो कहलाता है रो, RH को रो। ये साइन जो टी की तरह होता है, बट टी नहीं होता बच्चों, ये कुछ ऐसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, टी नहीं होता, ये रो होता है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हो आप इसको, द रेशियो ऑफ द चार्ज एंड वॉल्यूम, किसकी, ये जो 3D बॉडी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो सकती है, चार्ज की यूनिट बच्चों कूलॉम होती है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है। तो ये रहा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई होप कि बच्चों ये डेफिनेशन भी क्लियर होगी और सारी आज की टॉपिक क्लियर होगी। तो जैसी भी आपकी, आपको कहीं से भी जैसा भी पॉइंट हो, जैसा भी टॉपिक हो इस आज के लेक्चर से रिलेटेड, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपके सवालों को जवाब दूंगा। और जैसे ही आपको, कैसा आपको ये वीडियो लगा है, आपको जैसा भी फील हुआ इस वीडियो को देखने के बाद, बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी ऑल द बेस्ट बच्चों।